जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम बतलाने जा रहे हैं लाइट का ये मेरा आज का ये तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, इन दोनों प्रतिबिंब में अंतर, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता तथा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषिक शब्द, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है पहले इनको जान लेते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, और से यदि आप अपनी व्यवहारिक लाइफ में देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, मतलब व्यवहारिक लाइफ में देख लीजिए तो दर्पण में जो आप अपना चेहरा देखते हैं तो दर्पण में जो आपका चेहरा दिखाई देता है उसी चेहरा को कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक ना। प्रतिबिंब का फॉर्मेशन कैसे होता है, किरण आलेख के द्वारा। आइए उनको समझते हैं। जैसे कोई एक दर्पण ले लीजिए, फिलहाल हम एक दर्पण ले रहे हैं अवतल दर्पण। इसमें कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है तो हम थोड़ा बाद में बतलाएंगे डिटेल से। अभी फिलहाल हम प्रतिबिंब का केवल चर्चा कर रहे हैं, तो केवल हम प्रतिबिंब के बारे में बतला रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके मन में बहुत सारा संदेह होगा, तो जितना भी संदेह होगा थोड़ा देर इंतजार कीजिएगा, हम सब संदेह को दूर कर देंगे। आइए, यह एक दर्पण है, इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यह प्रधान अक्ष है, इसको कहते हैं पी, पोल, ध्रुव। एक जगह इसमें होता है एफ, एक जगह इसमें होता है सी। इसमें कहीं एक वस्तु को रखिए, एक वस्तु को रखें। हम सिर्फ आपको प्रतिबिंब बतला रहे हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आइए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु से दो किरण दर्पण पर भेजना पड़ता है। दो किरण भेजिए, पहला किरण भेजे प्रधान अक्ष पर, दर्पण पे पहला किरण भेजे। ये किरण यहाँ से वस्तु से दर्पण पे गया तो तीर का चिन्ह उधर लगा देंगे। एक किरण भेजे, कोई भी किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं तो वो किरण एफ होकर रिफ्लेक्ट होती है, एफ होकर ये किरण बाहर निकल गई। दूसरी किरण, एक और किसी भी स्थिति में दूसरी किरण को भेजिए। एक किरण को हम भेज देते हैं पी पर, दूसरा किरण कहाँ पे भेजे? पी पर। जब कोई प्रकाश की किरण पी पर जाती है तो जितना एंगल पे जाती है उतना ही एंगल पे पुनः वो वापस आ जाती है, ठीक है। आइए, क्या सब हुआ मेरा इस पूरे प्रोसेस में देखिए। वस्तु से दो किरण भेजे, कम से कम दो, अधिक से अधिक आप जितना भेजना है भेज सकते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु से कम दो किरण भेजना पड़ेगा। दो किरण भेजे, एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर गया, एफ से निकल गया बाहर, दूसरा पी पे गया, पी से पुनः इस रास्ते होकर बाहर निकल गया। दोनों किरण दर्पण से लौटने के बाद जहाँ पर एक दूसरे को काटती है, यहीं पर कटा, दोनों किरण लौटा दर्पण से तो यहीं पे कटा। जहाँ पर कटती है वहाँ से लेकर प्रधान अक्ष तक का जितना बड़ा दूरी होता है उसी दूरी में इसका प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का ऊंचाई इतना ही ऊंचा होता है, और जैसा वस्तु है वैसा ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रतिबिंब। किसका प्रतिबिंब हुआ? तो जो वस्तु ऊपर दिख रहा है इसका प्रतिबिंब ये हुआ, ठीक ना। आइए, प्रतिबिंब का डिफिनेशन हम कैसे देंगे? तो पहले तो हम समझा दिए प्रतिबिंब कैसे कैसे बना। अब जैसे जैसे जो टोटल प्रक्रिया हुआ, इसी प्रक्रिया को एक अपने भाषा में बोल दीजिए, एक निश्चित भाषा में, तो प्रतिबिंब का डिफिनेशन हो गया। ये तो अभी आप देख रहे हैं, ये तो मेरा वास्तविक प्रतिबिंब बना। एक बार काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है तो आइए उनको भी देख लेते हैं एक मिनट, जो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए हम एक उत्तल दर्पण का उदाहरण लिए। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में इस साइड होता है आपका एफ, और आगे चलेंगे तो इधर होगा आपका सी, ठीक है। इसको इधर भेज दीजिए, प्रधान अक्ष है। इस पे एक वस्तु को हम रख देते हैं, यहाँ पर एक वस्तु को रखें। इस वस्तु का हम प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। दो किरण दर्पण में भेजना होगा, एक प्रधान अक्ष के समांतर भेजिए। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजे तो ये एफ से निकलता हुआ प्रतीत होगा, उधर नहीं जाता, चूंकि ये दर्पण है, दर्पण को उस साइड पेंट है, तो ये किरण सीधा इधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर ऊपर की ओर। जो किरण हम प्रधान अक्ष के समांतर भेजे ये ऊपर चले गया। हम पहले ही बोले किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो किरण भेजना पड़ता है। एक किरण इधर चला गया, दूसरा किरण आप पी पे भेजिए, यहाँ पर, यहाँ से दूसरा किरण किस पे भेजे? पी पे। पी पे भेजे, जितना एंगल पे ये गया उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक ना। क्या इसमें क्या काम किए? दो किरण
वस्तु से दो किरण दर्पण पे भेजे, दोनों किरण लौटने पर जहाँ पे कटा वहीं पे प्रतिबिंब बना। यहाँ भी वही काम किया, दो किरण भेजे, एक किरण भेजे इधर भाग गया, दूसरा किरण भेजे इधर भाग गया। दोनों किरण लौटने पर जहाँ पर काटेगा, ये किरण लौटा इधर गया, ये किरण लौटा इधर गया, दोनों किरण पीछे चलेगा तो कहीं तो नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि जैसे पीछे बढ़ रहा है इसका दूरी बढ़ते जा रहा है, तो यह तो इधर नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। इसको जरा मतलब कल्पना कीजिए, यदि इधर नहीं बढ़ा गया, इसको पीछे ही यदि बढ़ाया जाए, पीछे बढ़ाया है तो कल्पना कीजिए पीछे यदि बढ़ाएंगे तो दोनों मिलकर यहाँ पे काटेगा। क्योंकि ये वाला किरण इसको भी पीछे बढ़ाए, ये वाला किरण इसको भी पीछे बढ़ाए, दोनों यहाँ पे कटा तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या है? प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है ये? इस प्रतिबिंब को हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक ना? पहले सबसे पहले दो फिगर हम बोर्ड में बनाए, दोनों का भी रहने दीजिए। सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। पहले प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होता है, नोट कैसे बनाइएगा। सबसे पहले हेडलाइन दीजिएगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देने के बाद अब उसका डेफिनेशन लिखिएगा। क्या लिखा है डेफिनेशन? बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से लौटने के बाद जहां पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वही उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। फिर से डेफिनेशन मिला लीजिए। बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से लौटने के बाद यहाँ पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे इस वस्तु का उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना? तो ये हो गया क्या मेरा प्रतिबिंब का डेफिनेशन। अब प्रतिबिंब होते हैं कितने प्रकार के? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रतिबिंब होते हैं? एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, तो दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो आइए सबसे पहले अपने लोग जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। इसको जानते हैं आप, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। इसको वास्तविक को पहले जान लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो ऊपर जो आप देख रहे हैं ये फिगर, ये वास्तविक प्रतिबिंब का ही एग्जाम्पल है। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? पहले डेफिनेशन लिख लीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब का क्या होता है? बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से लौटने के बाद यहाँ पर निश्चित रूप से काटती है, उसे उस बिंदु स्रोत का या उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना? इसका फिगर क्या होगा? ये फिगर सेम टू सेम ये फिर उतार लीजिए। ठीक ना? चलिए अब हम बतला रहे हैं काल्पनिक प्रतिबिंब का। इसका काल्पनिक प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का ये फिगर हम बनाए हुए हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या किसे कहते हैं? तो इसको जरा मिलाइए। डेफिनेशन लिखिएगा। कहते हैं बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से लौटने के बाद जहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का कौन? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या सब अंतर हुआ? डेफिनेशन में क्या अंतर हुआ? दोनों का डेफिनेशन सब कुछ सेम ही बोले हैं, बस इतना ही बोले हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में बोले हैं निश्चित रूप से काटती है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बोले जो काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है? बस दोनों के डेफिनेशन में इतना ही अंतर है। अब हम बतलाने जा रहे हैं दोनों प्रतिबिंब में अंतर। किसमें अंतर? काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, इनको जरा गौर से देख लीजिएगा। दोनों प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहला अंतर कैसे आप लिखिएगा, कैसे नोटबुक जो बनाइएगा कैसे लिखिएगा अंतर? तो आप ऐसे कीजिएगा, पहले हेडलाइन दे दीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। एक साइड लिखिएगा आप वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे साइड लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक ना? अब आइए नोट बनाइएगा कैसे। सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब के नंबर 1 में लिखिएगा। क्या लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब के नंबर 1 में? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। जैसा वस्तु है, देख लीजिए वस्तु कैसा, वस्तु ऊपर था तो इसका प्रतिबिंब कैसा नीचे है। मतलब क्या? नंबर 1 में क्या लिखिएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब के नंबर 1 में लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सबसे पहला अंतर लिख लिए। दूसरा अंतर लिखिएगा
वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक वाला प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। उसमें लिखेगा काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता। नंबर अगला, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के आगे बनता है, प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः लगाइएगा। वास्तविक प्रतिबिंब प्रायः दर्पण के आगे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब प्रायः दर्पण के पीछे बनता है। ठीक ना, 3 अंतर लिखा दिए। चौथा अंतर, चौथा अंतर क्या दीजिएगा? चौथा अंतर दीजिएगा ये काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब के 4 में, पहले काल्पनिक का ही हम बोल रहे हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब प्रायः छोटा होता है। और वास्तविक में लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब प्रायः बड़ा होता है। लेकिन प्रायः लगा दिए, मतलब हमेशा नहीं, प्रायः ये बड़ा होता है, ये प्रायः छोटा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बराबर भी हो जाता है, लेकिन हम इसीलिए हम प्रायः लगा के बोले। चलिए 4 अंतर हो गया, फिनिश। चलिए हम क्या बतला दिया आपको? काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, ये तक तो खत्म। अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, मतलब समतल दर्पण में कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसका क्या क्या विशेषता है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, मतलब समतल दर्पण में कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसका क्या सब विशेषता है, तो ये आइए उस पर चर्चा करते हैं। समतल दर्पण होता कैसा है? समतल दर्पण होता है वैसा दर्पण जिसका एक सतह, मतलब परावर्तक सतह बिल्कुल चमकीला हो, तो वो हो गया समतल दर्पण। आइए सपोज कीजिए यह एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण के एक और पेंट कर रहे हैं, ये पेंट करने वाला भाग है, पेंट का ये सिंबल है, मतलब इस साइड दर्पण के उस साइड पेंट कर दिया, इधर वाला सतह जो है चमकीला सतह है। आइए इसमें कैसे कैसे बनेगा प्रतिबिंब, इसका कुछ पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, इसके बाद इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे दर्पण है, यहाँ पर एक वस्तु को रखिए, यहाँ पे एक वस्तु रखे, वस्तु क्या रखे? आर वस्तु रखे, इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। और ऐसे समझिए ना, ये यहाँ पे आप हैं, इस साइड आप रखिएगा, ऐसे रखिएगा दर्पण, दर्पण में देखिएगा तो ये आर दिखाई देगा, किधर दिखाई देगा? दर्पण के पीछे दिखाई देगा, पीछे दिखाई देगा। ये आर कैसा दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। कैसा उल्टा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। तो कैसा? ऐसा दिखाई देगा या ऐसा दिखाई देगा? आप देखिए, हम यदि बोले जो समतल दर्पण किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो उल्टा 1 2 3, 3 गो उल्टा हो गया। और 3 में से कौन उल्टा होगा? तो माथा में आ तो गया होगा जो यही उल्टा होगा, तो ये उल्टा होगा, तो कुल मिला के 3 उल्टा होता है। किसी भी वस्तु का उल्टा 3 होता है। ये शर्ट पहने हुए हैं, इसका भी कुल मिला के 3 उल्टा होता है, उल्टा 3 होता है। तो कैसे कैसे उल्टा होता है? एक जो पहने हुए हैं ये तो फिलहाल ही है, ये बटन जो है, ये बटन वाला भाग, इस भाग को यदि हम पीछे करके पहन ले तो ये शर्ट मेरा उल्टा शर्ट हुआ। चलिए बटन को पीछे कर दिए तो एक उल्टा हुआ। दूसरा उल्टा, अंदर में जो सिलाई क्या हुआ उनको हम बाहर कर दे, बाहर वाले को अंदर कर ले, बटन इसी साइड रहेगा, अंदर वाले को बाहर कर ले, जो मतलब सिला अंदर वाला भाग जाए उसको बाहर कर ले, इसको ऊपर वाले को अंदर कर ले, बटन इसी साइड रहे, तो वो भी एक उल्टा होगा। चलिए कपड़ा तो उल्टा लिए, लेकिन इस बार बटन पीछे कर दीजिए, मतलब कपड़ा उल्टा के पहनिए, मतलब अंदर वाले को बाहर निकाल लीजिए, अब बटन पीछे कर लीजिए, वो भी एक उल्टा हुआ। किसी भी वस्तु का उल्टा 3 होता है और अपना खुद लगा के 4 अवस्था होता है। जैसे शर्ट ही पहन रहे तो ये भी कुल मिला के इसका 4 अवस्था। अगल का अवस्था मतलब बटन लगा हुआ आगे, इस पर मतलब जैसे शर्ट पहने हुए हैं एक बार उल्टा दीजिए, वो तो 2 अवस्था हो गया, 2 पीछे बटन करके पहनेंगे तब कुल मिला के 4 उल्टा होता है। अब चारों उल्टा में प्रत्येक उल्टा का अपना अपना नाम होता है। फिलहाल अभी उतना उल्टा पे हम चर्चा नहीं करेंगे, अभी केवल आप इतना जानिए इस उल्टा को क्या कहते हैं। जो उल्टा इस पर प्रतिबिंब बनेगा, इस उल्टा को कहते हैं पार्श्विक उल्टा। कैसा उल्टा? पार्श्विक उल्टा। आइए इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा नहीं, ये प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। वस्तु यहाँ पे रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। कैसा उल्टा बनेगा? तो पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जैसा वस्तु है इसका उल्टा। कैसा उल्टा? तो पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा चर्चा करते हैं। एक वस्तु को यहाँ पे रखिए, ओ यहाँ पे रखे, कितना दूरी पे वस्तु रखे? जितना दूरी पे आप दर्पण से जितना दूरी पे वस्तु रखिएगा
उस दर्पण से उतना ही दूरी पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर होगा। चलिए तीसरा विशेषता पे चर्चा करते हैं। इसी दर्पण के सामने एक रखते हैं एम रखें, इसका प्रतिबिंब इस पर भी बनेगा, तो क्या बनेगा, एम बनेगा इसका भी प्रतिबिंब। कितना बड़ा प्रतिबिंब, जितना बड़ा वस्तु रखिएगा उतना बड़ा ही इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, अर्थात क्या, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होता है। एक बात और कहिएगा, आप लोग खुद ब खुद कल्पना कीजिए, ये दर्पण है, दर्पण में हम देख रहे हैं जो कुछ प्रकाश जाएगा परावर्तित होगा, प्रकाश गया परावर्तित होगा। ऐसा तो नहीं कि प्रकाश जाएगा दर्पण के उस पार प्रकाश चला जाएगा, उस पार तो कभी नहीं जाएगा। सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, जो चलो प्रकाश डाले तो उस पार चले गया होगा, कल्पना करेंगे, लेकिन प्रकाश हकीकत में तो उस साइड नहीं जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब मेरा उस साइड बन रहा है। प्रकाश उधर नहीं गया लेकिन प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है, प्रकाश उधर गया नहीं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं प्रकाश उधर गया होगा, तो उस जगह पे प्रतिबिंब बनता है, अर्थात इस प्रतिबिंब को कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक ना, तो अब कितना बात समझ गए, इनको अब पॉइंट बाय पॉइंट नोट कीजिए। क्या, सबसे पहला समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता, पहले फिगर उतार लीजिए। सबसे पहला बात लिखिएगा, सबसे पहला क्या लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, समतल दर्पण किसी भी वस्तु का पार्श्विक रूप से उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा पॉइंट, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर होता है। चौथा पॉइंट, समतल दर्पण किसी भी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक ना, तो कुल मिला के हम क्या सीखे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का विशेषता क्या होता है, उस विशेषता पे चर्चा किए और उस विशेषता को आप भी अच्छी तरह से समझे। अब हम चलते हैं गोलीय दर्पण पर। जो गोलीय दर्पण जो होता है उसमें कुछ कुछ परिभाषिक शब्द है। जो गोलीय दर्पण का परिभाषिक शब्द सबको जानते हैं, जो उसका परिभाषिक शब्द कौन कौन है और क्या क्या सब है। अब चलते हैं हम चर्चा करने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषिक शब्द। तो गोलीय दर्पण में क्या क्या सब मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट, कौन कौन सा परिभाषिक शब्द आता है, तो वो सबसे पहले प्रधान अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस और फोकस दूरी। ठीक ना, आइए इस सब का अंग्रेजी नाम भी जान लेते हैं। प्रधान अक्ष, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। अगला है ध्रुव, इसको कहते हैं पॉल। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस का फोकस ही होता है। चलिए फोकस दूरी को कहते हैं क्या, फोकस डिस्टेंस, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए ये सब क्या होता है दर्पण में जानते हैं। दोनों दर्पण ले चुके हैं। कौन कौन दर्पण हम लिए हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण में वो जितना कुछ बोले हैं वो दोनों दर्पण में होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष क्या होता है। तो प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, तो प्रधान अक्ष कहते हैं कि कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, किसी भी दर्पण में, परिभाषा है तो सब पे लागू। तो प्रधान अक्ष कहते हैं किसी भी दर्पण के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ये भी दर्पण है, इसके बीचों बीच रेखा को गुजारी है, इस रेखा को कहते हैं प्रधान अक्ष। ठीक है, प्रधान अक्ष कौन हो गया आपका, ये वाला, ये बीचों बीच जो रेखा गुजारा है ये हो गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष का डिफिनेशन आप क्या दीजिएगा, प्रधान अक्ष का डिफिनेशन दीजिएगा, दर्पण के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ प्रधान अक्ष आपका प्रधान अक्ष है, इस प्रधान अक्ष का नाम रख दीजिए, नाम रख दीजिए ए, इस साइड नाम रखिए बी, इसका भी नाम रखिए ए, इसका नाम रखिए बी। इस फिगर में प्रधान अक्ष कौन है, ए बी है। चलिए अब हम लेके चलते हैं ध्रुव। जो ध्रुव किसे कहते हैं, तो ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव का डिफिनेशन देख लीजिए। प्रधान अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है, यहाँ पर ये दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष यहाँ पे काटा। डिफिनेशन, प्रधान अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
और ध्रुव को P द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें आपका P ये हो गया, उधर P वो हो गया, इसका ध्रुव ये, उसका ध्रुव वो। अब चलिए ध्रुव का डेफिनेशन हो गया। अब हम जानते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। वक्रता केंद्र बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वक्रता केंद्र। बाकी का परिभाषा पूछे ना पूछे, वक्रता केंद्र और फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, इन दोनों को जानिए। सबसे पहले वक्रता केंद्र को जानते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं गोलीय दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण हो, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण है, इसको पूरा बढ़ा दीजिए तो एक गोला बनेगा। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोला का केंद्र जो होता है, उस गोला का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। अब आइए इस दर्पण में तो ऐसा बना दिए, इस दर्पण में बनाइए। इस दर्पण में कैसे बनाइएगा? इसी गोला को पूरा कीजिए, ऐसा गोला हुआ। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग हुआ, उस गोला का जो केंद्र होगा, यह केंद्र, यही केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसको मिटा दीजिए। अब हमें वक्रता केंद्र से ही मतलब था, तो वक्रता केंद्र निकाल लिए। वक्रता केंद्र इसको क्या कहते हैं? C। यहाँ भी वक्रता केंद्र C। चलिए वक्रता केंद्र को जान गए। अब हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं वक्रता केंद्र से ध्रुव तक का ये दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसी दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इसका वक्रता त्रिज्या किधर? इसका आपका वक्रता केंद्र उस साइड हुआ, इसका वक्रता त्रिज्या इस साइड होगा, ये हो गया इसका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को R द्वारा सूचित किया जाता है। अगला हो गया फोकस। फोकस किसको कहते हैं? यह देखिए, फोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस का परिभाषा, फोकस किसे कहते हैं? फोकस कहलाएगा आपका प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, कोई भी किरण हो, यदि वो प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से लौटने के बाद, एक मिनट गड़बड़ हो गया फिगर, फिर से लेके चलते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से लौटने के बाद प्रधान अक्ष को जहाँ पर काटती है, जहाँ पे काटा वही बिंदु उस दर्पण का क्या? फोकस कहलाएगा, ठीक ना। इसमें देख लीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से लौटने के बाद, इधर आया प्रकाश की किरण, दर्पण से लौटेगा कैसे? इधर लौटेगा दर्पण से। दर्पण से लौटने के बाद प्रधान अक्ष को जहाँ काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं फोकस। ये तो काटेगा नहीं, ये तो ऊपर भाग गया, ऊपर भाग गया, तो इसको अपने सीध में पीछे बढ़ाइए। ऊपर भागा, लेकिन थोड़ा हम गलती भगा दिए हैं, थोड़ा ठीक से भगाते हैं। इधर ऊपर भागा, इनको अपने सीध में आप पीछे बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पे कटा, तो इसका फोकस ये होगा। दोनों दर्पण में अंतर देखिए, यह निश्चित रूप से प्रधान अक्ष को काटा, ये निश्चित रूप से काटा नहीं है, काटता हुआ प्रतीत हुआ है, ठीक ना। इसमें काटता हुआ प्रतीत होता है, इसमें निश्चित रूप से प्रधान अक्ष को काटती है। तो परिभाषा फिर से सुन लीजिए क्या है। फाइनली डेफिनेशन, ऐसा डेफिनेशन कि दोनों पे लागू हो। डेफिनेशन सुनिए, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से लौटने के बाद प्रधान अक्ष को जहाँ पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। फाइनल डेफिनेशन। अब चलिए फोकस को जान गए, तो अब जानते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी को एक दूसरे हिंदी नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है नाभियांतर। नाभियांतर, ठीक है। ये नाभियांतर क्या होता है, अर्थात फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी को जानिए। फोकस दूरी कहते हैं फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी, फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस से ध्रुव तक की दूरी को, यहाँ से फोकस से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। कुल मिला के आपका 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हुआ। 6 को जान गए, 6 को जान गए तो माइंड में अच्छी तरह से इसे स्टोर करके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रकाश पढ़ेंगे, जब तक लाइट चैप्टर में हम रहेंगे, तब तक हमें यह हमेशा काम देगा।
और इसको यदि ये आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठा हुआ तो इससे आगे का जो हम कंसेप्ट बतलाएंगे वो आप अच्छी तरह से समझते चले जाएंगे। तो उम्मीद है आप इन 6 पद को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझेंगे फिर भी कोई त्रुटि रह गया होगा तो आप वीडियो को रिप्ले करके फिर से देख लीजिएगा, या फिर भी यदि आपको समझने में कोई परेशानी हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, हम उस पर ज़रूर एक्शन लेंगे। तो चलिए आज हम इतना तक पहुँचे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषिक शब्द। आज का क्लास हम यहीं बंद करते हैं। कल के क्लास में अपने लोग जानेंगे गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण अर्थात अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, किसी भी दर्पण में प्रकाश कैसे आती है, प्रकाश कहाँ पे डाली जाती है तो किस होके निकलती है। जैसे इसमें हम प्रकाश डाले तो एफ होके गुजार दिए, इसमें डाले तो प्रकाश इधर भेज दिए, किधर डालते हैं तो किधर जाता है, उसका बेसिक फंडा, उसका बेसिक रूल रेगुलेशन क्या है वो जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे जो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पे वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वो सब स्थिति के बारे में अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।